हाँ जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अवर सुपर फास्ट ट्रैक बैच। आइए इस ऊपर हम पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक आज, उसमें थर्ड पार्टी से रिलेटेड बातें होंगी। पार्टनर जो काम कर रहा है, थर्ड पार्टीज का उस पर क्या इफेक्ट आएगा, पार्टनर की अथॉरिटी क्या क्या मानी जाती है, उसकी अथॉरिटी में क्या क्या एक्ट आते हैं और उस पर क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, और इंप्लाइड अथॉरिटीज का थर्ड पार्टीज पर क्या फर्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा। देखने में देख रहे हो यार, इतने सारे टॉपिक है, हाँ कि ना। उसके बाद पार्टनर अथॉरिटी इन इमरजेंसी में ऑलरेडी करवा चुका हूं सर। इतने सारे टॉपिक का मैंने कल एक लॉजिक बताया था। करने से पहले ना आप इस लॉजिक को अगर कर लेते हो बेटा तो बहुत बढ़िया रहेगा। लॉजिक याद है सर? यस और नो बोलो बेटा, क्या लॉजिक था? बेसिकली इसका मैं आपको कारण भी बता दूं इस लॉजिक को लिखने का। हमने कहीं ना पढ़ा था, जो हमारा पार्टनरशिप का एक्ट है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ एजेंसी। इट इज एन, वैसे तो फास्ट ट्रैक है, मैं तुम्हारे लॉजिक्स क्लियर कर दूं। 1 से 75 तक सेक्शन तुम कहाँ घिसोगे? फाउंडेशन में, इंटर में प्रभु, फाउंडेशन में। कौन सा एक्ट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। बहुत बड़ा है ये, 238 तक सेक्शन है इसके। 124 से स्टार्ट हो जाते ये सेक्शन, तुम कहाँ खेलोगे? सीए इंटर में। सर याद हो जाएंगे? हाँ हाँ, एक एक सेक्शन बेटा। अगर इसको क्रॉस कर लिया 75 वाले पढ़ाओ को, पहली स्टेज पार होगी तभी दूसरी पे जाओगे। जैसे मारियो में होता था लास्ट में, ड्रैगन एक थोड़ा मारता था फिर बच्चा गिर गया, सारी स्टेज दोबारा से करेगा। अब यहाँ पर 76 से 123, इसको तो मैंने क्रॉस कर दिया। इसको कहाँ भेजा? सोगा। इसको भेजा सोगा। लास्ट जो चैप्टर है इसका वो है क्या? एजेंसी। इसके बाद क्या बनना चाहिए था मेरा? पार्टनरशिप। ये देखो बच्चे किसके हैं ये दोनों? कॉन्ट्रैक्ट के। किसके बच्चे हैं? कॉन्ट्रैक्ट। हाँ के ना? कॉन्ट्रैक्ट में से ये सेक्शन कौन खा गया? सोगा। इसका लास्ट चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट का कौन सा है? एजेंसी। और उसके बाद कौन सा बन गया मेरे पास? पार्टनरशिप। समझ आ रहा है? हाँ कि ना? अब ये जो पार्टनरशिप है, बेसिकली हम कहते हैं इट इज एन एक्सटेंशन, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ एजेंसी लॉ, और लॉ ऑफ एजेंसी। जो एजेंसी से रिलेटेड लॉ बना हुआ है, किसमें बना हुआ है? वो इंडियन कॉन्ट्रैक्टर में, उसकी एक्सटेंशन। तो जो जो काम एजेंट करता है वो प्रिंसिपल के साथ कैसे बाउंड हो जाता है, कैसे नहीं हो जाता, उसी के बेसिस पर ये सब चल रहा है। अब सिमिलरली तुम ये सोच लो, चाहे पार्टनर सोच लो दिमाग में, चाहे पीछे एजेंट सोच लो, बात एक ही है। ये सारा टॉपिक चुटकियों में क्लियर हो जाएगा, लिखने के लिए भी और समझने के लिए भी। कैसे? प्रिंसिपल ने एजेंट को कोई अथॉरिटी दी। एग्जाम्पल के लिए, प्रिंसिपल मतलब तुम्हारे पास कोई दुकान है, दुकान पर तुमने मैनेजर रखा। बेटा तुम प्रिंसिपल, मैनेजर, एजेंट। अब यही तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? पार्टनर के बारे में। तुम घर पे बैठे या तुम कहीं बाहर गुड्स परचेज करने गए हो और तुम्हारा पार्टनर दुकान चला रहा है, उसके पास क्या क्या अथॉरिटी होगी जब वो दुकान चला रहा है? बेसिकली सर गुड्स को परचेज कर सकता है, सेल कर सकता है, उधार दे सकता है, गुड्स को गिरवी भी रख सकता है। all the things which can be done in ordinary business course can be done by the partner। और थर्ड पार्टी क्या एज्यूम करेगी बेटा? क्या इसके पास ये सभी अथॉरिटीज हैं कि नहीं है? जल्दी बोलो। यस सर। हमें क्या पता, अगर बंदा कोई गुड्स बेच रहा है मैं तो मान के चलूंगा उसके पास ये सारी अथॉरिटीज हैं, जो कि किसमें मिलती है मुझे? ऑर्डिनरी बिजनेस कोर्स। हाँ या ना? लेकिन अगर तुम अपने पार्टनर पर, अब यहाँ पे ए और बी क्या है? पार्टनर। सी भी क्या है? पार्टनर। लेकिन हम बोलते थे ना कि म्यूचुअल एजेंसी का रिश्ता है। अब सी के ऊपर अगर तुमने कोई प्राइवेट रिस्ट्रिक्शन लगाई, क्या थर्ड पार्टी को पता होगी कि नहीं? तुमने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई और उसको बता दिया, पब्लिक कर दिया, या सामने वाले को बता दिया, यानी वो रिस्ट्रिक्शन बन गई नोन टू थर्ड पार्टीज और पब्लिक। अब बेटा थर्ड पार्टी को पता होगा, यस सर। अब उस रिस्ट्रिक्शन को तोड़ के थर्ड पार्टी कभी भी पार्टनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। पार्टनर पैसे रिसीव कर सकता है जनरल बिजनेस कोर्स में, यस और नो? यस सर। तुमने पार्टनर को पैसे दे दिए, इज इक्वल टू तुमने किसको पैसे दे दिए? फर्म को। कल को मिले ना मिले क्या हमारी कोई जिम्मेवारी है? नो सर। अगला केस, पार्टनर ने वो पैसा सबमिट नहीं किया, किसकी गलती? हमारी कोई गलती? मिले ना मिले बाकी पार्टनर्स को हमारी जिम्मेवारी है? नो सर। अगला केस, सर पार्टनर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी फर्म ने, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन थी प्राइवेट नेचर की, आप लोगों को पता था हाँ कि ना?
आप क्या एज्यूम करोगे, क्या पार्टनर के पास अथॉरिटी है पैसा रिसीव करने की कि नहीं है सर। तो अब क्या करें बेटा, पार्टनर को पैसे अगर दे देंगे तो क्या हमारी जिम्मेवारी खत्म हो गई पैसे देने की कि नहीं हुई? हमारी जिम्मेवारी खत्म, हमें उस रिस्ट्रिक्शन से कोई फर्क हमें पता ही नहीं है, हम अपनी जगह एक्ट कर रहे हैं एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। अच्छा, अगर आप लोगों को पता था, आपने फिर भी पैसे दे दिए, किसको? पार्टनर को। इन दैट केस व्हाट यू गोना डू? कौन लायबल है? थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है सर, फर्म लायबल नहीं है। विल दिस पेमेंट टू द पार्टनर बी काउंटेड एज पेमेंट टू फर्म? नो सर। व्हाई? रिस्ट्रिक्शन लगी हुई। तो सर नेचर ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग इसकी क्या डिसाइड होगी? इम्प्लाइड अथॉरिटी। क्या डिसाइड होगी? इम्प्लाइड अथॉरिटी। अब जैसे मान लो सीएस की फर्म है, क्या सीएस की फर्म में प्लेज व्लेज करना आम बात होगी? तुम सीए के ऑफिस में गए, उसका कंप्यूटर गिरवी रख के आ गए, क्या वो फर्म लायबल होगी उस कंप्यूटर को जो तुमने? ना सर। क्यों? पार्टनर के पास कौन सी अथॉरिटी नहीं है? जनरल बिजनेस कोर्स में इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है। अच्छा, यही अगर ऑर्डिनरी बिजनेस होगा, क्या हम ये काम कर सकते हैं? यस सर। प्रोफेशन में ये काम कर सकते हैं? नो सर। रिस्ट्रिक्शन कौन सी के लिए? पब्लिक को फर्क पड़ेगा। जो रिस्ट्रिक्शन पब्लिक है, दैट इज, पब्लिक का मतलब यहां पर क्या है? नोन टू थर्ड पार्टी। क्या उससे थर्ड पार्टी बाउंड हो जाएगी? यस। अगर प्राइवेट रिस्ट्रिक्शन है, उसका थर्ड पार्टी पर कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब वर्क डन बाय थर्ड पार्टी विल बी टेकन एज अ जेन्युइन वर्क। क्लियर टू ऑल? अब पढ़ने का काम कर लेते हैं। देखो छोटे से प्रिंसिपल से कितना कुछ हो जाएगा। राइट ऑफ रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द थर्ड पार्टीज। हर पार्टनर क्या होता है बेटा? एजेंट। किसका? फर्म का। किस पर्पस के लिए? फर्म के बिजनेस पर्पस के लिए सर। एवरी पार्टनर हैज द कैपेसिटी टू बाइंड। क्या पार्टनर बाकी पार्टनर्स को बाइंड कर सकता है? यस सर, ही कैन। कैसे? जो भी वो काम करेगा। सभी पार्टनर लायबल होंगे? बिल्कुल सर। किसके काम के लिए बोलो बेटा? जो हमारा बाकी का पार्टनर काम करके आएगा उसके लिए बाकी के पार्टनर लायबल है। एग्जांपल के लिए ए बी सी डी पार्टनर है, डी कोई काम करके आ रहा है तो एबीसी लायबल है? यस। कौन से काम? देखो लिखा हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, बिजनेस पर्पस। नेक्स्ट आओ, इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर। इंप्लाइड अथॉरिटी मतलब, इंप्लाइड मतलब मान के चलते है, एक्सप्रेस मतलब हमने दी, इंप्लाइड मतलब मान के चलेंगे है। कैसे है? कुछ तो एक्ट दे देगा या कुछ जो तुम रिप्रेजेंट करोगे। इंप्लाइड अथॉरिटी कहाँ कहाँ से आएगी बेटा? इधर फ्रॉम एक्ट। एक्ट जब भी लिखते बेटा ये बड़ा लिखना है, आई होप पता है। छोटा एक्ट मतलब काम हो जाएगा, बड़ा है मतलब लॉ। सही है। चलिए, पहला इंप्लाइड अथॉरिटी कौन दे रहा है? एक्ट। दूसरा एक्सप्रेस अथॉरिटी आ सकती है? यस। तुमने किसने इंप्लाई किया? एक्ट ने, या किसने इंप्लाई किया? फर्म ने। उसके अलावा कौन सी अथॉरिटी आ सकती है? एक्सप्रेस अथॉरिटी। एक्सप्रेस मतलब बोल के लिए। एग्जांपल के लिए सर, पार्टनर जमीन ही बेच सकता है फर्म की अकेला? बोलो बोलो बोलो। नो सर। लेकिन तुमने उसको अथॉरिटी दे दी, फिर बेच सकता है। कौन सी अथॉरिटी होगी ये? एक्सप्रेस। इंप्लाइड बाय एक्ट में आती है? नो सर। अच्छा, फर्म कैसे इंप्लाई कर सकती है सर? फर्म कैसे इंप्लाई कर सकते हैं? प्रिंसिपल बाय एस्टॉपल सोच लो, हाँ के ना? फर्म ने किसी को रिप्रेजेंट कर दिया कि इसके पास अथॉरिटी है, एक्चुअल में नहीं थी, तो क्या फर्म बाउंड हो जाएगी? यस। लॉजिक्स क्लियर है? पढ़ने में जो मर्जी आता रहे। आओ, अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर मींस क्या वो फर्म को बाइंड कर सकता है कि नहीं? देखो, जो काम पार्टनर की अथॉरिटी में है, क्या उससे फर्म बाउंड हो जाएगी बेटा? जल्दी बोलो यस और नो। जो उसकी अथॉरिटी में नहीं है, क्या उससे बाउंड होगी? नो सर, नॉट एट ऑल। वो अथॉरिटी कैसी हो सकती है बेटा? एक्सप्रेस भी और इंप्लाइड। इंप्लाइड किसके द्वारा? या तो एक्ट के द्वारा, या किसने इंप्लाई किया? फर्म। अथॉरिटी जो म्यूचुअल एग्रीमेंट से होगी वो कौन सी है? एक्सप्रेस अथॉरिटी। एक्सप्रेस अथॉरिटी किसके अंडर दी हुई है? सेक्शन 19 के अंडर। इंप्लाइड अथॉरिटी सर ये 3 कंडीशंस को पूरा करती है, वो सभी इंप्लाइड अथॉरिटी में आ जाएंगे। एक्ट ने इनडायरेक्टली बोल दिया बेटा कौन कौन सी किससे रिलेट करती है बेटा? नॉर्मल बिजनेस, और हम उसी वे में बिजनेस चलाते हैं। एग्जाम्पल, तुम चंडीगढ़ में बिजनेस कर रहे हो, वहां पर ये रिवाज था कि हमने उधार देना ही नहीं। अब सर उधार देना क्या तुम्हारी इंप्लाइड अथॉरिटी में आएगा? जल्दी बोलो यस और नो। नो सर।
जब वहां पर रिवाज है कि उधार देना ही नहीं है। हमारा काम करने का तरीका कैसा है, हम गुड्स तो बेचते हैं लेकिन उधार है नहीं बेचते। अगला, अब तुम काम कर रहे हो दिल्ली, वहां पर कस्टमर से उधार तो दिया ही जाता है, वहां पर काम करने का तरीका क्या है, उधार देते हैं, यस सर, गुड्स कैश में भी सेल हो रही हैं और क्रेडिट में। अब पार्टनर अगर क्रेडिट में सेल कर देता है तो क्या फर्म उस ट्रांजैक्शन से बाउंड होगी, यस सर। तो पहला क्या है बेटा, हमारा बिजनेस है, बिजनेस समझ रहे हो, तुम्हारा काम था लकड़ी का, तुमने सर गाड़ी खरीद ली फर्म के बिहाफ पर बेचने के लिए फर्दर, क्या फर्म बाउंड होगी, नो सर, हमारा काम ही नहीं है वो। तुमने प्रॉपर्टी खरीद ली फर्म के लिए कि हम इसको आगे बेचना चाहते हैं, फर्म प्रॉपर्टी में डील करना चाहती है, हमारा बिजनेस नहीं है। पहले तो वो क्या होना चाहिए, माई बिजनेस। दूसरा, यूजुअल वे अबाउट से, यूजुअल अनयूजुअल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस की नेचर कैसी है और कस्टम्स पर डिपेंड करता है। लाइक लोन ट्रेडिंग कंसर्न के लिए, हाँ बेटा ट्रेडिंग कंसर्न लोन ले सकती है, बोलो बेटा यस सर, क्यों नहीं ले सकती, हम बैलेंस शीट देखते हैं, रूटीन में क्या पड़ा होता था, लोन पड़ा होता था। लेकिन ये अनयूजुअल एक्टिविटी है किस केस में, प्रोफेशनल फर्म के, प्रोफेशनल फर्म लोन ले रही है जनरली, नो सर, उनको कौन सा गुड्स बेचनी है, ऑफिस का सेटअप हो गया, एक बार इन्वेस्टमेंट होगी, हाँ के ना, यस सर, उसके बाद क्या वो रूटीन में लोन ले रही हैं, नो सर। एक्ट किसके नाम पर होना चाहिए, फर्म के नाम पर, और इंप्लाई करता हो कि हम फर्म को इंटेंशनली बाउंड करना चाहते, सिंपल है। एक्ट किसके नाम पर किया गया, फर्म के। पार्टनर जाके बोल रहा है सर मुझे गुड्स दे दो, पर्सनल है, वो फर्म के नाम पर नहीं है, एक्ट किसके नाम पर है, फर्म के नाम पर, पार्टनर के लिए, पर्सनल नेम में। या किसी भी तरीके से तुमने एक्सप्रेस कर दिया कि तुम किसको बाउंड करना चाहते हो, फर्म। Firm was engaged in trapping elephants and then giving them on hire. काम क्या है बेटा, अब तुम्हें जज करना है, पेपर में इतना ही आएगा, तुम्हें जज करना है कि ये काम नॉर्मल कोर्स कह के नहीं है। देखते हैं, A firm was engaged in trapping elephant. ट्रैपिंग समझते हो, जाल बिछाया, हाथी फंस गया, एंड देन गिविंग देम ऑन हायर, उसको फिर किराए पर दे दिया। फर्म का यूजुअल बिजनेस है बेटा कि नहीं, हाँ या ना, यस। एक पार्टनर ने एलिफेंट हायर किया विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्टनर बेटा, बाकी पार्टनर से बिना पूछे क्या कर लिया, हायर, ट्रैप नहीं किया, क्या किया, हायर। तुम बताओ बेटा इंप्लाइड अथॉरिटी में आता है कि नहीं, यस। बच्चे हमारा काम है, या तो हाथी फंसा के दे रहे हैं आगे किराए पर, नहीं फंसाएगा तो नहीं किराए पर ले लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, बच्चा इसी में फंस जाता ना, तुम वर्ड्स देखते हो, इसके केस में बेटा लॉ को ना पढ़ने का तरीका रहता है, यहाँ तुम दिमाग में ब्रॉडर व्यू लेकर चलोगे, नैरो व्यू से सोचोगे कभी इसमें सक्सेस नहीं कर पाओगे, ये केस कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे, जो भी केस स्टडी एग्जाम्पल व्यू। ब्रॉडर व्यू, क्या हमारा काम है हाथियों को किराए पर देने का, यस और नो, यस सर, उसने आगे हाथी किराए पर ले लिया, यस सर, तो देखने में लग रहा है उसकी इंप्लाइड अथॉरिटी है, यस सर, सही है। आवाज बेटा, तो इस काम से क्या सभी पार्टनर बाउंड होंगे, यस सर। इसकी केस स्टडीज देख लेना, क्यों देख लेना, इससे तुम्हें ये आइडिया हो जाएगा किस काम को इंप्लाइड अथॉरिटी में लेना है, किसको नहीं है। कौन कौन से 3 पॉइंट कवर होंगे मेरे लाल, बिजनेस, फिर यूजुअल मेथड ऑफ डूइंग दैट बिजनेस, और लास्ट में फर्म का नाम। आई होप याद रहेंगे। चलिए, एक्ट वॉज विद इन द इंप्लाइड, कहता है अगर तो बेटा ट्रेडिंग फर्म है तो हम इन कामों को इंप्लाइड अथॉरिटी में मानते हैं। आइए देखें कौन कौन से गुड्स को परचेज कर सकते हैं, कौन सी गुड्स, जो हमारी फर्म का बिजनेस है, जो हमारी फर्म का बिजनेस है। बेच सकता है, यस, कैश पर या क्रेडिट पर, डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर्स, सही है। नेक्स्ट, सेटल अकाउंट्स विद द पर्सन, सेटल अकाउंट समझते हो, डिस्काउंट डिस्काउंट दे सकता है, डिस्काउंट डिस्काउंट दे सकता है, पेमेंट रिसीव कर सकता है, रिसीट इशू कर सकता है, यस सर, सर्वेंट्स एंगेज कर सकता है, यस सर, लॉयर एंगेज कर सकता है, यस सर। ध्यान देना, लॉयर हम किस केस में हायर कर रहे हैं,
either when I want to file the suit or suit has been filed on firm, हमें कोई नोटिस मिला और मुझे उस सूट को करना है डिफेंड। दो केस है, कौन कौन से? केस फाइल करना है, केस डिफेंड करना है। तीसरा ऑप्शन कॉम्प्रोमाइज करना है। उस केस में लॉयर को भी हायर करने की जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हो? केस वाला मैं फंडा क्लियर कर रहा हूं। फर्म, थर्ड पार्टी, कोर्ट। थर्ड पार्टी गई कोर्ट में, फर्म को नोटिस मिला। नाउ व्हाट विल फर्म डू? फर्म हैज टू डिफेंड और फर्म केस फाइल कर रही है। हियर फर्म विल डिफेंड। चलो अगला करते। फर्म कोर्ट में गई बेटा, अब थर्ड पार्टी को नोटिस जाए। फर्म ने क्या किया? स्यू थर्ड पार्टी। यस और नो? और आई कैन से फर्म हैज फाइल्ड केस। हाँ कि ना? अब सर आगे ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। इन 1 और 2 कॉम्प्रोमाइज, चाहे केस 1 है चाहे 2 है और अदर केस है। अदर केस मतलब पहला केस तो क्या था? तुम डिफेंड कर रहे हो, थर्ड पार्टी से बात हुई, चल यार इतने में सेटलमेंट कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, तुमने ही केस फाइल किया था, थर्ड पार्टी तुम्हारे पास आई और बोला सेटलमेंट कर लेते हैं। थर्ड केस अदर, कोर्ट में केस गया ही नहीं, कोर्ट में केस गया ही नहीं, तुम सेटलमेंट कर सकते हो। हम सिर्फ यहां पे किसकी बात करेंगे? 1 और 2 की, थर्ड की भी बात करेंगे, थर्ड की बात नहीं कर रहे। तो बेटा क्या हम अपनी मर्जी से किसी भी पार्टी को स्यू कर सकते हैं कि नहीं? नो सर, पार्टनर अपने आप नहीं कर सकता, बाकी पार्टनर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी। क्लियर है? सर डिफेंड कर सकते हैं, दैट वी कैन डू। केस फाइल कर सकते हैं अपनी मर्जी से ना, पार्टनर से पूछो यार इसको स्यू करना है, इससे प्यार से बात करनी है। अब सामने वाला लीगल लड़ाई पे उतारू है, फिर तो बेटा मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस केस में क्या मैं लॉयर को हायर कर सकता हूं? किस चीज के लिए बेटा? डिफेंड के लिए। यस आई कैन डू सो। थर्ड केस क्या तुम अपनी मर्जी से जाके फर्म के अगेंस्ट कोई केस फाइल हुआ पड़ा है, मैंने क्या लिखा? 1 और 2 केस फाइल हुआ पड़ा है, क्या मैं जाके कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं? ना, कॉम्प्रोमाइज भी अलाउड नहीं हो सकता। हम जीत रहे हो, बाकी पार्टनर्स के ओपिनियन में हम जीतेंगे और तुम जाके क्या कराए? कॉम्प्रोमाइज। 10 लाख का क्लेम था, तुम 6 लाख में सेटल कराए, अलाउड है नहीं। तुम अदरवाइज केस को सेटल कर सकते हो। यस, ये हमने पढ़ा। इसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। इतनी बड़ी सेटलमेंट नहीं होती, क्या बोलते हैं इसको? डिस्काउंट। देखो, टू सेटल द अकाउंट विद पर्सन डीलिंग विद द फर्म। कोर्ट में नहीं है ये चीज कहां नहीं है? कोर्ट में। सही है? नेक्स्ट, सर्वेंट हो गए। अब एंगेज अ लायर टू डिफेंड। सही है। ब्रिंग सूट, नो सर। ब्रिंग सूट, नो सर। कॉम्प्रोमाइज, नहीं सर मैं नहीं करने दे रहा कॉम्प्रोमाइज अपनी मर्जी से। अकेला पार्टनर नहीं कर सकता, फर्म कर सकती है। बोलो बेटा यस सर। बोरो कर सकता है बेटा पैसा? यस सर बोरो कर सकता है। प्लेज कर सकता है? यस सर। बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह बना सकता है फर्म के नाम पे? हाँ। बिल ऑफ एक्सचेंज समझ रहे हो? फर्म के नाम पे ड्रॉ भी कर सकते हैं, किसी से पैसे लेने हैं तो फर्म के नाम पे एक्सेप्ट भी कर सकते। रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी मतलब कौन से काम एम्प्लॉयड अथॉरिटी में नहीं माने जाए? ऊपर कौन से पड़े? मॉनिटर। आई कैन से दिस इज माई, आई कैन से याद रखने के लिए और बेटर इसको एक नाम दे दो, पॉजिटिव लिस्ट। काम कौन से कर सकते हैं? पॉजिटिव लिस्ट का मतलब व्हाट पार्टनर कैन डू। सही है? ये कौन सी लिस्ट है? नेगेटिव लिस्ट। सही है। चल
स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन, स्टैट्यूट मतलब लॉ, लॉ में लिखी हुई है रिस्ट्रिक्शन, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, अनलेस अदरवाइज एग्रीड मतलब तुमने एग्रीमेंट कर लिया कि मेरे को ये रिस्ट्रिक्शन या तो माननी है या तो नहीं माननी, सही है। अगला यूसेज या कस्टम, दूसरी ऑप्शन, ये है ऑप्शन 1, ये है ऑप्शन 2। किस चीज के लिए ऑप्शन 1 और 2? टू नेगेट स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस। नेगेट मतलब क्या होता है? नेगेटिव, कैंसिल करना। नेगेट मींस नेगेटिव और कैंसिल करना। अगर मेरे को कैंसिल करनी है स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन तो मैं दो चीजों का सहारा ले सकता हूं। कौन कौन सा? एग्रीमेंट का या फिर कस्टम्स का। किसका? एग्रीमेंट का या फिर कस्टम्स का। सर ये आपकी लिस्ट है। आर्बिट्रेशन में नहीं डाल सकता किसी भी डिस्प्यूट को। आर्बिट्रेशन का मतलब पता है कि नहीं पता? हाँ है ना, हमने एक बंदा रेफर कर दिया, कोई वकील था, कोई जज था एक्स, उसको रेफर कर दिया कि भाई जो ये डिसीजन देगा वही हम वैलिड मानेंगे, अपनी मर्जी से आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकता। तो ऊपर लिखा था ना ब्रिंग सूट, कॉम्प्रोमाइज, वहीं पे आर्बिट्रेशन लिख के भी क्रॉस कर लो, क्योंकि सारी चीजें एक ही जगह पर होती है, मेरे दिमाग में क्लियर हो जाता है। डन। नेक्स्ट देखो, ओपन अ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट खोल सकता है अपने नाम पे? बिल्कुल भी नहीं। ऑन नेम, स्टार मार्क कर लेना, अच्छा लिख देता है फर्म के नाम पर बैंक अकाउंट खोला, खोल सकता है। हाँ, वर्किंग पार्टनर को अथॉरिटी होती है, पता है कि नहीं? तो हम इतने सारे पार्टनर हैं, मान लो 1 2 3 पार्टनर हैं, एक स्लीपिंग पार्टनर है, एक बाहर है जी, गुड्स वुड्स खरीदने की जिम्मेवारी इनकी है, ये लोगों से डील करते हैं, दुकान पे मैं बैठता हूँ, चेक वेक मैं काटता हूँ, तो साइनिंग अथॉरिटी किसकी रखेंगे सर? मेरी। जो दुकान पे चेक वेक काट रहा है, देख रहा है जो इंस्ट्रूमेंट्स को, तो इस केस में बैंक में साइन चलेंगे किसके? मेरे। तो क्या मैं फर्म के नाम पर अकाउंट खोल सकता हूँ? यस, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। पर्सनल नाम नहीं आना चाहिए उसे। ऑन हिज, इन पार्टनर्स, ऑन नेम, आई कैन नॉट डू सो। अपने नाम पे खाता नहीं खोल सकता, सिर्फ अकेले उसी के साइन चलेंगे ना। साइन जब खाता खुलेगा सभी कर रहे हैं, ध्यान देना। साइनिंग अथॉरिटी एक की हो सकती है, यस, साइनिंग अथॉरिटी एक की हो सकती है, यस, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। खाता किसी एक का नहीं हो सकता। खाता किसका होगा? फर्म का। 1 2 3 सभी पार्टनर साइन करके देंगे। कॉम्प्रोमाइज कर सकता है ना सर। रेलिंक्विश कर सकता है ना। रेलिंक्विश समझते हो क्या? वेव करना, वेव ऑफ कर देना। 10 लाख थे, वो कह रहा चल यार अपना क्लेम छोड़ दे, कर सकता है? नो सर। ऊपर आना जरा, सेटल को कभी ना, सेटल मतलब डिस्काउंट वगैरह होता है जो हमने रेट, रेलिंक्विश नहीं होएगा कभी। फर्क समझ रहे हो सभी में? जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर आपने इस डेट तक पेमेंट कर दिया आपको 2.5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। पार्टनर वो काम कर सकता है अकाउंट बंद करने का, यस, सेटल कर सकता है, अपनी मर्जी से नहीं कुछ कर रहा, वो प्री डिफाइंड पॉलिसीज के बेस पर काम कर रहा है। रेलिंक्विश मतलब कुछ पार्ट वेव कर दिया, चल 10 लाख देने, चल तो एक काम कर 9 लाख दे जा ना, ही कैन नॉट डू सो अंटिल कंसेंटेड बाय अदर पार्टनर्स। सूट विड्रॉ कर सकता है ना, ऊपर विड्रॉ भी लिख लो। डन। नेक्स्ट, लायबिलिटी एडमिट कर सकता है किसी सूट में ना, मतलब कोर्ट में जाके बोल दे मैं दोषी हूं, अकेला बोल दे फर्म के बिहाफ पे, पॉसिबल है ना सर। इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकता है ना सर। ट्रांसफर कर सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी ना सर। ना एक्वायर कर सकते हैं ना ट्रांसफर कर सकते हैं। पार्टनरशिप कर सकता है फर्म के बिहाफ पर ना, जब तक बाकी पार्टनर की परमिशन ना। तुम्हें ना ये काम देखने में थोड़े लगेंगे कि यार थोड़ी इनमें दम है, अकेले का बस का नहीं है। हाँ जी, अपना शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं सर, लेकिन उसमें उसका खुद का रोल है, बाकी पार्टनर्स को उसके शेयर से कोई लेना देना
नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, टू एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। अरे ये रही फर्म 1, ये रही फर्म 2। पार्टनरशिप की डेफिनेशन याद है क्या थी? टू और मोर पर्सन 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 कौन कौन से, या तो आर्टिफिशियल या नेचुरल, फिक्टिशियस कभी नहीं आती। ये दोनों मिलके फर्म 3 बनाना चाहती हैं, नहीं बन सकता सर। क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए यहाँ पर है ए बी सी और उधर कौन होएगा एक्स वाई जेड, इनमें से किसी को आगे आना पड़ेगा, तो जाकर कौन सी बनेगी, फर्म 3। सर क्या ये अपनी मर्जी से बना सकते हैं कि हाँ जी मैं सी हूं, मैं फर्म 1 के बिहाफ पे काम करूंगा ना? उसके लिए पहले किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, ए और बी। खत्म। सर एक्सप्रेस अथॉरिटी ले लो, ये एक्ट परमिट कर दी, हम ऊपर कर चुके हैं, चाहे यहाँ से क्रॉस कर दो। पार्टनर बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ फर्म अगर एक्सप्रेस अथॉरिटी है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अगर सर ये काम कर देता है, फर्म थर्ड पार्टी को लायबल होगी बिना देखे उसको, बताओ? नहीं, क्यों? ये काम उसकी अथॉरिटी में है ही नहीं, करता रहे। थर्ड पार्टी कल को फर्म को स्यू कर सकती है ना सर। नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंपोज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट सर करके रिस्ट्रिक्शन इंपोज की जा सकती है पार्टनर पे, बिल्कुल की जा सकती है। किस ड्यूटी के लिए, किसी भी चीज के लिए। अब जरा ध्यान देना, दो तरह की रिस्ट्रिक्शन होगी, कौन कौन सी, या तो प्राइवेट या पब्लिक। प्राइवेट वैसे तो रिस्ट्रिक्शन एक ही तरह की है, उसका इफेक्ट क्या होगा या तो सिर्फ पार्टनर को पता है या थर्ड पार्टी को पता है, अकॉर्डिंगली उसका इफेक्ट आ जाएगा, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला केस, ऑल पार्टनर फॉर्म बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट में आइदर एक्सटेंड कर सकते हैं या स्कोप को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, किस चीज के, इम्प्लाइड अथॉरिटी के। थर्ड पार्टी बाउंड नहीं होगी, कब तक, अनलेस ही हैज नॉलेज, यानी फर्म इज लाइबल टू थर्ड पार्टी अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज नहीं। सही है? एग्जांपल देख लो फटाफट से, आसान है। डन, फिर आउट, आसान थी। बोला क्या? हाँ जी, एक्स वाई जेड ने फिक्स किया कि पार्टनर बोरो नहीं कर पाएगा। अच्छा पहले तो ये बताओ, बोरो किस में आता है, इंप्लाइड अथॉरिटी में आता है कि नहीं? बोलो बोलो यस, तो यहाँ पे लिख लो, बोरोइंग कम्स इन इंप्लाइड अथॉरिटी, बोरोइंग कम्स इन implied authority scope, borrowing comes in scope of implied authority, borrowing comes in scope of implied authority for trading firm, for trading firm। ये दिमाग में आया था ना? तो फटाफट करनी, यही फर्क याद रहेगा। ऊपर पढ़ा था बोरिंग का पॉइंट, कहीं है देखो, ओ ये पढ़ा सर जी पॉइंट। नेक्स्ट, 20,000 से ज्यादा अगर उधार लेना, बाकी पार्टनर से पूछना पड़ेगा। एक्स ने बिना उससे पूछे 25,000 ले लिया बेटा, हाँ बोलो, वैलिड है ट्रांजैक्शन? बिल्कुल वैलिड है। फर्म लायबल है, फर्म लायबल है यार, क्या कर रहे हो? फर्म लायबल है कि नहीं? यस यस यस। सामने वाले को कहां पता है कि तुमने रिस्ट्रिक्शन लगाई है? फिर वही बात, सामने वाले को पता है तुमने रिस्ट्रिक्शन लगाई है? नो। दोबारा पढ़ लो होगी सर, कोई डाउट ही नहीं है, ये नहीं पता, समझ ही नहीं आई, लानती। एक्स वाई जेड ट्रेडिंग फर्म, दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया बोरो नहीं कर सकते 20,000 से बिना, 20,000 के ज्यादा, विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। एक्स विदाउट कंसल्टिंग बोरोस फ्रॉम डब्ल्यू in the name of firm and utilized for paying firm debt. Firm is liable to pay W but only if he is not aware. Obviously, अगर वो अवेयर है then नहीं, उसे पता ही नहीं है यार, वो तो ये मान के चल रहा है ना
नॉर्मल क्यों नहीं सोचते तुम लोग, प्रोविजंस में फंस जाते हो। तुम गए, तुम्हें पता है ये पार्टनर उधार ले सकता है, हाँ कि ना, तुमने उसको 25,000 का उधार दे दिया, क्या फर्म लायबल है? यस सर। तुमने आपस में डिसाइड कर रखा है, मुझे पता है, नो सर। अगर पता है तो फर्म लायबल नहीं, फिर वो किसकी ट्रांजेक्शन होगी? सिर्फ थर्ड पार्टी की और डब्ल्यू की, इम्प्लाइड अथॉरिटी एंड थर्ड पार्टीज। इसमें आओ सर। म्यूचुअल एग्रीमेंट से हम सर एक्सटेंड भी कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, हाँ के ना। ये थर्ड पार्टी नॉलेज, सेम पॉइंट बेटा तुम लोगों ने किया, यस और नो लिख लो यहाँ पे सेम, बस बस बस, फीलिंग नहीं लेना। पेपर में लिख पाओगे ये? इम्प्लाइड अथॉरिटी की बात पेपर में लिख लोगे? अब पढ़ो, किसकी कंसेंट चाहिए? ऑल, मेजॉरिटी लिख के कर देना बेटा क्रॉस। लिखा ही हुआ है, चाहे मेजॉरिटी को क्रॉस कर लो, ऑल को टिक कर लो। एक्सटेंशन एयर सेक्शन कैसे बनेगी? कंसेंट किसकी लेनी है बेटा? ऑल, मेजॉरिटी की कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आ गया, एनी एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन बाय अ पार्टनर, एनी admission or representation by a partner is sufficient evidence against the firm if following two conditions are fulfilled। क्या कहना चाह रहा है बच्चे? जो भी ट्रांजेक्शन होंगी वो बिल्कुल वैलिड मानी जाएंगी किस केस में? अगर पार्टनर ने रिप्रेजेंटेशन दी थी और ये दो कंडीशन फुलफिल थी। क्या? सब बिजनेस अफेयर से रिलेटेड है और ऑर्डिनरी कोर्स में की गई है। इससे रिलेटेड है, बिजनेस कोर्स से रिलेटेड है और ऑर्डिनरी कोर्स में की गई है। समझ आया कि नहीं? यही तो हमने पढ़ा था, ऊपर 3 पॉइंट पढ़े थे बेटा, याद है? ये देखो, यही किया था। ये रहे 1 2 3। क्या था? नॉर्मल बिजनेस, फिर यूजुअल वे उसको करने का क्या है, और तीसरा फर्म नेम। आ गया कर, फिर से यही आ गया। किससे जुड़ी हुई है? फर्म के अफेयर से। और कैसे की गई? ऑर्डिनरी कोर्स। ऑर्डिनरी कोर्स मतलब जो उसके कस्टम्स। पढ़ो, ये आसान है। कहता फर्म स्पेयर पार्ट में डील कर रही थी बेटा, और एक पार्टनर ने रिप्रेजेंट कर दिया कस्टमर को कि यार ये पार्ट है जो आपके यामा मोटरसाइकिल के लिए सुटेबल है। एक्चुअल में वो सुटेबल नहीं था, स्पेयर पार्ट बेचना उसका काम है। यस सर। कैन ही मेक स्टेटमेंट रिगार्डिंग दैट? यस सर। विल द अदर पार्टनर बी बाउंड? बोलो बेटा यस सर। क्यों नहीं होगा? यूजुअल बिजनेस कोर्स में है। क्या बेचते हुए कोई स्टेटमेंट दे सकता है? हाँ। इसको रिस्ट्रिक्टिव दिमाग में रख लेना, सोच फिर से। सोचना कैसे है जब भी बिजनेस की नेचर की बात आएगी? ब्रॉडर व्यू में। नैरो व्यू में सोचोगे, केस स्टडी कभी सॉल्व नहीं होगी कि जो केस में पॉइंट लिखे हैं वही होंगे। डन। चलिए नेक्स्ट, अबव प्रोविजंस विल नॉट अप्लाई आफ्टर डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के बाद कोई स्टेटमेंट देता है सर, फिर वो पार्टनर ही नहीं है, देता रहे, फिर तो ये लॉजिक भी अप्लाई नहीं होगा। नोटिस टू पार्टनर इज इक्वल टू नोटिस टू फर्म। ये पता क्या कह रहा है? हाँ कि ना? एग्जाम्पल के लिए एक पार्टनर को बोल दिया, 3 पार्टनर ए बी सी। डी ने पैसे लेने थे फर्म से, सी को बोला कि भाई 10 तारीख तक पैसे दे दियो, अदरवाइज इंटरेस्ट पड़ेगा। सी ने आगे ए और बी को बताया नहीं। अब कल को 10 तारीख आ गई, निकल भी गई, ये मुंह उठा के 25 को पेमेंट करने जा रहे हैं ए और बी। क्या इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस सर। नोटिस टू पार्टनर इज इक्वल टू नोटिस टू फर्म। कहानी खत्म। बट एक चीज का ध्यान रखना, कब कब? फिर वही रिलेटेड टू अफेयर्स ऑफ, किसी और चीज का नोटिस दे रहे हैं, फर्म लायबल नहीं, ऑर्डिनरी बिजनेस कोर्स का नोटिस हो। और किसको दिया? वर्किंग वाले को। जो सो रहा है उसको बातें बताई जा रही, वो तो सो रहा है। सर फ्रॉड ना हो, कोल्यूजन। कोल्यूजन समझते हो? चोर चोर मौसेरे भाई, समझते हो कि नहीं? एक ही थाली के चट्टे बट्टे, हाँ कि ना? जो दो भाई बहन लड़ते हुए, दो भाई दो बहनें लड़ती हुई जाती है ना, कई बार घर वाले पकड़ के दोनों को पीट देते, होता है ना? कारण कह रहे तू भी वैसा ही है, दोनों मिलके ही कर रहे हो जो कर रहे हो। इसने मारा, कह रहे तूने भी छेड़ा है उसको, कह रहे मैंने छेड़ा नहीं, मारा, पिटाई हो गई ना। यहां पे क्या हो रहा है?
तुम फर्म के अगेंस्ट क्लेम लेने जा रहे हो, तुम फर्म के अगेंस्ट, डी और सी ये डेट की बात जो कर रहे हैं, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। अब ए और बी को जाके क्या कह रहे हैं, क्लेम दे दो, मिलेगा, पिटाई होगी किसकी, सी की और डी की, दोनों। क्यों, फ्रॉड कर रहे हैं, मिले हुए मतलब दोनों फ्रॉड कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट, फर्म के अगेंस्ट। कि चल यार मिलके मैं तेरे को नोटिस देता हूँ, इस प्रोविजन का गलत फायदा उठाना चाह रहे हैं, मैं क्या करता हूँ तेरे को नोटिस देता हूँ, तू अपने पार्टनर को बताइयो मत, और फिर हम इंटरेस्ट लेंगे इनसे। सही है जी सर, इंटरेस्ट को आधा आधा बांट लेंगे। सी का तो देखो 1/3 शेयर ही जा रहा है, प्रैक्टिकल है ये। सी का कितना शेयर जा रहा है, 1/3, मिल कितना रहा है, यस और नो, उसमें से इसको फिर यहां से कुछ ना कुछ मिल जाएगा, सिंपल एज दैट। देखो नेक्स्ट, देयर मस्ट नॉट बी एनी फ्रॉड कमिटेड बाय द पार्टनर एंड थर्ड पार्टी, एंड को प्लस कर लो, बच्चा भूल जाता है इसको, दोनों मिले हुए हैं, दोनों कौन है, पार्टनर और थर्ड पार्टी। अकेला पार्टनर नहीं कर रहा, अकेली थर्ड पार्टी नहीं कर रही, कोल्यूजन बोलते हैं इसको, कोल्यूजन समझते हो, भिड़ जाना, मिल जाना, चोर चोर मौसेरे भाई जो चाहो तुम लिख लो। नेक्स्ट देखो, अ पार्टनर इन लीग, लीग 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 समझते हो, जैसे वो क्रिकेट लीग नहीं चलती, हाँ कि ना, ये दोनों लीग देखने गए, अबे नहीं, अ पार्टनर इन लीग मतलब मिला हुआ है विद द सप्लायर। कोई बहुत कमीनी नेचर का बंदा होता है ना, चोर सी टाइप का, इंग्लिश में बोला जाता है, बहुत बुरे कर्म करता हो, ही इज इन लीग विद द डेविल, ही इज इन लीग विद द डेविल, मतलब शैतान है ये तो। हाँ कि जब घर वालों को कोई बच्चा बहुत तंग करता है, शैतान का रूप जमना जी हमारे घर तो, हाँ कि ना, बोलते हैं ना इसी तरह, तो वही, ही इज इन लीग विद द सप्लायर, मतलब दोनों मिले हुए हैं, हाँ कि ना, लीग का मतलब लिख लो, मिला हुआ। वेलकम टू अवर सुपर फास्ट ट्रैक बैच, जिसमें इनको वर्ड मीनिंग करवाने पड़ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। क्या खरीदा इन्होंने, डिफेक्टिव गुड सप्लायर से, समझ पा रहे हो, क्या कर रहा है पार्टनर, सप्लायर कौन सी गुड्स दे दे, डिफेक्टिव, कल को फर्म तो पैसे देगी ही देगी, प्रॉफिट मुझसे बांट लेंगे। held the other partner could reject the goods as the partner having notice is involved in fraud. Every partner is liable jointly and severally. किस काम के लिए, जो भी काम किए एज अ पार्टनर, इसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, लाइबिलिटी पर बेस्ड है, ये पहले भी कर चुके। पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होती है बेटा, जॉइंट, सेवरल, अनलिमिटेड, जॉइंट, several, unlimited. Firm है sir, firm is liable to the same extent as the partner for any loss, injury caused to third party for wrongful act or omission of partner है, मतलब गलती किसने की, पार्टनर ने, लायबल कौन है, फर्म, प्रोवाइडेड, बिना देखे इसको, वो काम जो किया गया वो उसकी अथॉरिटी में था और फर्म के ऑर्डिनरी बिजनेस कोर्स में, ये मैं बता चुका हूँ। एक्ट डन बाय पार्टनर इज इक्वल टू एक्ट डन बाय फर्म, फ्रॉड डन बाय पार्टनर इज इक्वल टू फ्रॉड डन बाय फर्म। दिल में चुभता है ये, लेकिन लिख लेना, फ्रॉड डन बाय पार्टनर इज इक्वल टू फ्रॉड डन बाय फर्म, प्रोवाइडेड, वही बात है फिर से, ऑर्डिनरी बिजनेस कोर्स विद इन हिज अथॉरिटी। आगे वही बात है, लॉजिक क्लियर है ना, वो जो तुमने शुरू में किया था याद है, प्रिंसिपल एजेंसी का रिश्ता लेकर जो समझाया था, वही सेम बातें, यही तुम पढ़ोगे सीए इंटर में 200 नंबर लाने पर कम से कम, फाउंडेशन। ठीक, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत ही बढ़िया। रॉन्गफुल एक्ट का मतलब फ्रॉड और नेग्लिजेंस, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ क्या, फ्रॉड ऑब्लिक नेग्लिजेंस बाय पार्टनर इज इक्वल टू फ्रॉड ऑब्लिक नेग्लिजेंस बाय फर्म। आगे आगे, if ordinary business course plus within authority,
कितना आसान है देखो, ऐसे पढ़ने बैठूंगा जिंदगी निकल गई मेरी। और भी काम होते हैं बच्चे को, हाँ कि ना? यस, कौन से काम है बेटा पढ़ने के अलावा? ये अच्छा, द फर्म इज लायबल टू थर्ड पार्टीज इन फॉलोइंग टू केसेस ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन। मतलब अप्रोप्रिएट करना क्या होता था? बांटना। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाते थे, याद है? मिस एप्रोप्रिएशन मतलब गलत बांट दिया। गलत बांट दिया मतलब पैसे लेके आया कहीं से, कह रहा फर्म को दूंगा सही बांटा है? नो सर, अपनी जेब में रख लिया। पार्टनर रिसीव मनी और प्रॉपर्टी फ्रॉम थर्ड पर्सन और मिसअप्लाइड। मिसअप्लाइड मतलब खर्च कर गया, गलत इन्वेस्ट कर दिए, घूमने निकल गया। आगे कंडीशन क्या है? स्कोप ऑफ अपरेंट अथॉरिटी, रिसीव करना उसका स्कोप में, पैसे को रिसीव करना उसकी स्कोप ऑफ अथॉरिटी में अदरवाइज लायबल। आगे फर्म इन द कोर्स ऑफ बिजनेस रिसीव मनी फ्रॉम अ थर्ड पर्सन। है पहले पैसा रिसीव कौन कर रहा है? रिसीव मनी कौन कर रहा है? पहले केस में पार्टनर, यहां पे कौन कर रहा है? फर्म। मिसअप्लाई हर बार कौन कर रहा है? पार्टनर। मिसअप्लाई कौन कर रहा है? पार्टनर। फिर से वही कंडीशन, कस्टडी ऑफ, फर्म की कस्टडी से चुरा कर लेकर गया। किसकी जिम्मेवारी थी बेटा? फर्म की। फर्म लायबल है? यस यस। मिसअप्रोप्रिएशन बाय पार्टनर इज इक्वल टू मिसअप्रोप्रिएशन बाय फर्म। लिखना चाहो लिख लो, मैं लिखवाता हूँ आता है सर, वो तो दिख ही रहा है फास्ट ट्रैक बैच में। मिसअप्रोप्रिएशन बाय पार्टनर इज इक्वल टू मिस, कौन सी मिस एप्रोप्रिएशन? बाय फर्म। कंडीशन लग जाएंगे, आसान है, आता तो नहीं? ए बी सी। आगे पार्टनर्स ऑफ अ प्लेस फॉर कार पार्क। पी ने कार पार्क कर दी पार्किंग प्लेस में ये जल्दी में था भाई साहब, क्या कर दिया? गाड़ी को भेज डाला, लाइव जिंगा लाला। फर्म लायबल है? यस। देखो लॉजिक क्या लग रहा है? प्रॉपर्टी किसने रिसीव की? प्रॉपर्टी किसने रिसीव की? फर्म ने। गाड़ी कहां से बेची गई? पार्किंग लॉट, यानी कि फर्म की कस्टडी में थी। फर्म लायबल है? यस। अब अगला केस, पी निकला गड्डी लेके, कहां से? पार्किंग से। रास्ते में मोड़ आया, मिस्टर ए उसको फोड़ आया और गाड़ी को बेच आया। अब बेटा ए लायबल है? हाँ। फीलिंग मत ले लेना, पहले पढ़ लेना कौन लायबल है। आधा पचाधा जितना आता होता है तुम खुशी में लिख देते हो। लायबल किसकी बात कर रहा हूं? ए लायबल है, फर्म लायबल है। अच्छा इस बार फिर से, पी निकला गड्डी लेके, मोड़ आया, ए और बी उसको फोड़ आया। अब बेटा ए लायबल है, बी लायबल है, फर्म लायबल है? नो, सब सी बाकी है मेरे दोस्त। फ्रॉड बाय मेजोरिटी माइनॉरिटी को मतलब इंक्लूड कर लेना, गरीब लॉजिक मत लगाना, हमने राउंड ऑफ कर दिया। क्या क्या बताना पड़ता? वेलकम टू सुपर फास्ट, बजे दीवार में जाकर। पार्टनर अथॉरिटी इन इमरजेंसी समझते हो? बहुत आसान है, बेसिक पर आधारित है। रुक जाओ, कर चुके हैं, मैं फिर से बता दूं। तुम्हें मैंने दिल्ली भेजा भाई सब गुड्स जाके बेच आओ। जब तुम वहां पे पहुंचे, तुमने देखा यार टीवी था, मान लो तुम्हारे पास, गुड्स थोड़ी खराब पड़ी। अथॉरिटी किस चीज के? सिर्फ सेल करने की, सिर्फ और सिर्फ सेल करने। टीवी थोड़ा सा खराब पड़ा है, छोटा सा काम है, रिपेयर करवा ले कि गुड्स को वापस ले। रिपेयर करवा ले, हाँ कि नहीं? तुमने रिपेयर करवा ली, तुम्हारे अथॉरिटी के बाहर का काम था। यस। क्या फर्म बाउंड है? यस।
काम कैसे किया गया? इन एमरजेंसी, इन टू प्रोटेक्ट द फर्म फ्रॉम लॉस। इसमें बेस्ट एग्जांपल रहती है पेरिशेबल गुड्स। तुम निकले गड्डी लेके, दूर तक पेरिशेबल गुड्स जानी थी, रास्ते में तुम्हें लगा कि भाई साहब ये खराब हो रही है, एक दो तुमने खा ली, बाकी बेच, दिक्कत है कोई? नो सर। ये काम क्यों किया गया? फर्म को लॉस से बचाना। सही है, बस खत्म। पढ़ो। पार्टनर अथॉरिटी इन इमरजेंसी का मतलब है कि जो भी वो काम करेगा इमरजेंसी में, वो उनके लिए फर्म लायबल होगी अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। किसके लिए किया गया? प्रोटेक्ट फ्रॉम लॉस। प्रूडेंट मैन, प्रूडेंट मैन समझते? मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, जो अपना अच्छा बुरा समझता है और एक नॉर्मल पर्सन के तौर पर क्या डिसीजन लेगा, सब काम यहाँ पे कवर हो। ये नहीं है कल को पेरिशेबल गुड्स थी, कह रहा जी मोड़ पे गऊँ खड़ी थी, मैंने तो दान पुण्य का काम कर दिया, ट्रक खोला और गऊँ के सामने ढेर कर दिया। बेटा वैलिड है? मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रूडेंस हमें नहीं चाहिए। सही है, हमें नहीं चाहिए। क्लियर है? एक्ट विच डू नॉट फॉर्म पार्टनर इन implied authority but still they would bind the firm। मतलब बता पाओगे बेटा तो मेरे को अच्छा लगेगा थोड़ा। हाँ, इमरजेंसी का लॉजिक ही तब लग रहा है लानती हो, अगर काम इम्प्लाइड अथॉरिटी में ही था है, फिर इस टॉपिक का यूज क्या है? फिर तो उसी टॉपिक में कवर हो जाता। इमरजेंसी में वो जो भी काम कर रहा है ना, इमरजेंसी में जो भी, वो उसकी अथॉरिटी में नहीं है। He can act outside his authority। He can act beyond his authority। याद रहेगा? पक्का? कोई दिक्कत? पता तो नहीं लगा? लग गया, जोर के लग गया? याद रहेगा? क्या क्या कंडीशन है? बहुत छोटा है तुम्हें ये टॉपिक। क्या क्या कंडीशन है? लॉस से बचाना है, समझदारी के साथ काम लेना, ठीक। पेरिशेबल गुड्स सेल, डोनेट। मैं ना बताता ना तुम्हें, तुम्हारी क्लास में से ही आंसर आने थे, डोनेट। एग्जाम्पल, पेरिशेबल गुड्स सेल, डोनेट। सेल, डोनेट इज इक्वल टू ऑर्डिनरी प्रूडेंस। हो गया? कोई और डाउट यहां तक? चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।